So, welcome everyone. Today we are going to discuss the district of Unna in the series of HP GK history. And in the continuation of this series, we have already discussed district of Hamirpur yesterday, and today is the continuation, that is district Unna. So let's begin. तो जैसा मैंने आपको कल भी बताया था, उन्ना, हमीरपुर और सोलन जो डिस्ट्रिक्ट है वो 1972 में फॉर्म हुए। तो तीनों ही डिस्ट्रिक्ट है कंपैरेटिवली यंगर डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश के। तो सबसे जो यंगेस्ट डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश के हैं वो तीन डिस्ट्रिक्ट है, हमीरपुर, उन्ना और सोलन डिस्ट्रिक्ट। और हमीरपुर और उन्ना डिस्ट्रिक्ट का जो फॉर्मेशन है वो कांगड़ा से ही अलग हुआ है। तो कांगड़ा की हिस्ट्री हमें अगर मालूम है तो हम समझ जाएंगे कि कांगड़ा का ही एक जमाने में उन्ना हिस्सा हुआ करता था। पर इसका भी एक और बहुत माइन्यूट एक्सप्लेनेशन है कि जो प्रेजेंट उन्ना डिस्ट्रिक्ट है वो पूरा कांगड़ा नहीं था। कांगड़ा रियासत से दो रियासतें जो हैं, जो कांगड़ा ग्रुप की रियासतें जो थी उसमें से दो रियासतें कुटलैहड़ और दूसरी जसवां, जो प्रेजेंट उन्ना डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है। लेकिन जो उन्ना हेडक्वार्टर आज के समय में है ये पंजाब का हिस्सा हुआ करता था। इट वॉज अ लैंड ऑफ बेदीज, बेदी डायनेस्टी की ये बेसिकली लैंड हुआ करती थी। तो प्रेजेंट जो उन्ना डिस्ट्रिक्ट है हमारे हिमाचल प्रदेश का, ये दो रियासतें कांगड़ा ग्रुप की हैं जिसमें कि जसवां और कुटलैहड़ है। और इसके अलावा जो उन्ना है ये बेदी डायनेस्टी का रीजन रहा है, एक क्षेत्र रहा है। तो उन सबको मर्ज करके फिर उन्ना फॉर्म होता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 1966 में जब कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में मर्ज हुआ तो उस मर्जर के बाद ये उन्ना जो है तहसील रही है कांगड़ा की। और 1972 में उन्ना एक सेपरेट डिस्ट्रिक्ट के रूप में एस्टेब्लिश हुआ 1 सितंबर 1972 को। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछने की संभावना भी हो सकती है कि हिमाचल प्रदेश में जो डिस्ट्रिक्ट का रीऑर्गेनाइजेशन है वो कब होता है। तो 1 सितंबर 1972 को हिमाचल प्रदेश में तीन डिस्ट्रिक्ट का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ। और इस रीऑर्गेनाइजेशन में आपको मालूम होगा, एक तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट था, दो डिस्ट्रिक्ट थे मासू और शिमला। तो मासू और शिमला को रीऑर्गेनाइज करके शिमला और एक नया डिस्ट्रिक्ट सोलन फ्रेम किया गया और मासू नाम हमेशा के लिए ड्रॉप कर दिया गया। और कांगड़ा से दो डिस्ट्रिक्ट जो है अलग कर दिए गए और वो दो डिस्ट्रिक्ट है उसमें से एक जिला है उन्ना जिला। तो उन्ना जिला का जो फॉर्मेशन है 1 सितंबर 1972 को हुआ। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हेडक्वार्टर जैसे आप जानते हैं कि इसका उन्ना ही है, सो इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर में जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर फर्स्ट और लास्ट कोई इंडिकेटर हो किसी डिस्ट्रिक्ट में, वो ज्यादातर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होगा इंडिकेटर नंबर 8 है, विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 2011 की जो सेंसस है उसमें सबसे ज्यादा दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर उन्ना डिस्ट्रिक्ट में दर्ज की गई है। हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला है जहाँ सबसे ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ है पिछले 10 सालों में, वो जिला आपका उन्ना होगा। और ये परसेंटेज भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 16.26% का ये ग्रोथ रेट रहा है जो 2001 से 2011 के मुकाबले जो वृद्धि दर उन्ना में दर्ज की गई है। तो इसको आपको कवर कर लेना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आगे हम बात करेंगे नंबर ऑफ असेंबली सीट्स की। तो हम जानते हैं कि उन्ना में 5 असेंबली सीटें हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है जी। ये 5 असेंबली सीटों वाला डिस्ट्रिक्ट आपका उन्ना भी है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसके अलावा जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी उन्ना है, ये आप मुझे बताएंगे किस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का हिस्सा है ये। जैसे आप जानते होंगे हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा सीटें हैं, शिमला, मंडी, हमीरपुर और कांगड़ा। अब आप मुझे ये बताएंगे कि उन्ना डिस्ट्रिक्ट इज द पार्ट ऑफ विच पार्लियामेंट्री सीट? इज इट द पार्ट ऑफ कांगड़ा और हमीरपुर? कांगड़ा के अंदर सिर्फ वही है, कांगड़ा और हमीरपुर, और एक मंडी का हमीरपुर। हाँ जी, हाँ जी, हमीरपुर इज अ राइट आंसर। तो इस केस में राइट आंसर आपका हमीरपुर हो जाएगा। उन्ना जो आपका डिस्ट्रिक्ट आता है, ये पार्लियामेंट्री सीट जो है ये हमीरपुर का हिस्सा है, तो इसको भी आपने कवर कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और इसके अलावा यदि हम बात करें डिवीजन की, जैसे आप जानते हैं कि 3 डिवीजन है, उसमें से डिवीजन ये कांगड़ा डिवीजन के अधीन आता है। तो डिवीजन आपका कांगड़ा हो गया है, बाकी पार्लियामेंट्री सीट आपकी जो है हमीरपुर हो गई है। टोटल नंबर ऑफ असेंबली सीटें आपकी 5 हो गई है। चलिए, इससे पहले कि हम अब ज्योग्राफी की तरफ मूव ऑन करें तो कुछ सवाल मैं आपसे पूछता हूँ। तो सवाल ये है कि मुझे बताइए प्रेजेंट टाइम में उन्ना की आप किस फेमस पर्सनैलिटी को जानते हैं वर्तमान समय में? प्रेजेंट टाइम में उन्ना की कोई बहुत फेमस पर्सनैलिटी जिसको आप जानते हैं, इसके बारे में आपने सुना है, पढ़ा है, आप सुनते रहते न्यूज़ में, पता होना चाहिए आपको।
वो पैरालंपिक्स में गए थे। कौन गए थे पैरालंपिक्स में? चलो ये भी बता दो, कोई फेमस है कोई भी बता दो आप, अगर आपको मालूम है तो बता दो। देखो पेपर जो है ना आज के टाइम में कुछ भी एग्जाम में आ सकता है। सपोज करो आपको पूछा जाए कि राइट डाउन द की पर्सनैलिटीज ऑफ ऊना डिस्ट्रिक्ट, बताओ क्या बताएंगे? पेपर का कोई भरोसा नहीं होता ना, क्वेश्चन पेपर मेंस में तो कुछ भी आ सकता है, कुछ भी कहीं से भी। वो आपका कैलिबर है कि आप तैयारी जब करते हैं तो आप किन बातों पे ध्यान रखते हैं। बताइए मुझे कुछ ऊना की पर्सनैलिटी के बारे में। कोई भी पर्सनैलिटी ऊना की याद नहीं आ रही है आपको? न्यूज़पेपर तो आई थिंक कोई नहीं पढ़ता है, क्वाइट श्योर। अगर पढ़ते होते तो आपका जवाब आ जाता अभी तक। आपको मालूम है एक हरोली कॉन्स्टिट्यूंसी है वहां की, और एक संतोषगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये भी नहीं मालूम होगा हमको, क्यों नहीं मालूम होगा ना। एक आदमी का नाम जानते हैं, मुकेश अग्निहोत्री, कोई आदमी है हिमाचल प्रदेश में? सर वो आए हैं कहाँ से ज्यादा टैक्स दे रहे हैं, टैक्स का है ना, ज्यादा टैक्स दे रहे हैं? टैक्स का था मैंने पढ़ा था। कितने टैक्स दे रहे हैं बता दो मुझे। कुछ टैक्स का था। मुकेश अग्निहोत्री जो है ना, हिमाचल प्रदेश असेंबली के अंदर एलओपी, लीडर ऑफ अपोजिशन है। कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश की अभी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, अपोजिशन पार्टी है, और उसके लीडर है मुकेश अग्निहोत्री, एलओपी जिसे, ठीक है। और आपको मालूम होगा एलओ की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है कॉन्स्टिट्यूशन में, अगर आपको मालूम होगा। असेंबली में लीडर ऑफ अपोजिशन का बहुत बड़ा एक रुतबा होता है। हम पॉलिटी में जानते हैं कि उसका जो रैंक होता है इक्विवेलेंट टू कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर होता है कि नहीं? तो जो एलओपी हिमाचल प्रदेश असेंबली में भी है वो कौन है? मुकेश अग्निहोत्री, जो कि ऊना से बिलोंग करते हैं। तो आपको ये नाम याद नहीं आ रहा था? जो आई थिंक मधु जो कह रही है, आई थिंक वो ये हो सकता है कि जय चौधरी एक है, अभी लिस्ट आई है फोर्ब्स की, जिसमें कि हिमाचल के सबसे अमीर आदमी उनको माना गया ना, जय चौधरी ऊना से है और बाहर रहते हैं फॉरेन में कहीं, और है जय चौधरी। तो जय चौधरी ऊना के रहने वाले हैं, जो कि सबसे अमीर, अभी टॉप 100 इंडियन में उनका नाम शुमार हो गया उस लिस्ट के अंदर। उनके रूट्स ऊना के साथ, उनका बचपन ऊना में बीता हो, ये हो सकता है। बाकी तो जो इम्पोर्टेंट है, मुकेश अग्निहोत्री जो है एलओपी हिमाचल प्रदेश असेंबली के अंदर ऊना से बिलोंग करते हैं। चलिए अब हम सीधा ज्योग्राफी की तरफ आएंगे। तो ज्योग्राफी में एज यूजुअल, जैसे हम हर रोज एक हमारी प्रैक्टिस रहती है, किस तरह के क्वेश्चन पूछने की संभावना होगी। तो ऊना जिला हिमाचल प्रदेश का वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट है, ये आपको एग्जैक्टली मालूम होना चाहिए। इज द वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। और आमतौर पे जो बॉर्डर वाले क्वेश्चंस होते हैं, जो आपकी टेरिटरीज होती है डिस्ट्रिक्ट की, मैंने हमेशा आपको बताया है कि अगर कोई स्टेट का बॉर्डर लगता है किसी डिस्ट्रिक्ट के साथ तो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, या कोई इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है तो वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ जो आपका ऊना के साथ बॉर्डर लग रहा है वो पंजाब का है, और पंजाब के भी शायद इसमें नहीं लिखा गया, आप चाहें तो कहीं इसको लिख लीजिए। 2 डिस्ट्रिक्ट लगते हैं पंजाब के, एक आपका कौन सा लगे, होशियारपुर लगता है, और दूसरा रोपड़ डिस्ट्रिक्ट की आनंदपुर साहिब तहसील। तो 2 डिस्ट्रिक्ट के साथ ऊना का बॉर्डर शेयर है पंजाब के साथ। एक तो मैंने बता दिया आपको रोपड़ हो गया, और दूसरा हो गया है होशियारपुर, ठीक है। तो ध्यान रखने वाली बात है। और एग्जैक्टली एक और बात ध्यान रखने वाली बात होगी, ये जो ऊना था ना, ये कांगड़ा का हिस्सा नहीं था जी। जब ये कांगड़ा में मर्ज हुआ, ये होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा हुआ करता था। ऊना जो कस्बा, एग्जैक्टली जो ऊना कस्बा है, ध्यान रखने वाली बात है, इट वॉज द पार्ट ऑफ द होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट। और 1966 में इसको होशियारपुर से लेकर हिमाचल प्रदेश में इसको कांगड़ा में मर्ज कर दिया गया। देखो मैंने क्या, मैं दोबारा बता दूं, मैंने क्या बताया था। मैंने ये बताया था कि जसवां और कुटलैड ये 2 रियासतें हैं जो कि ऊना में प्रेजेंट टाइम में है, और कुटलैड और जसवां दोनों ही ऊना के रीजन आते हैं। तीसरा बड़ा रीजन है ऊना। तो ये जो दोनों रियासतें थी, जो कि आपकी जसवां और कुटलैड थी, ये कांगड़ा ग्रुप की रियासतें थी। और जसवां तो आपको मालूम होगी कांगड़ा की पहली ऑप्शन रियासत है। सबसे पहली जो रियासत है उसकी कांगड़ा से अलग होती है, जसवां है, अगर आपको मालूम होगा। पूर्वचंद की रियासत है ये, इफ यू रिमेंबर। और कुटलैड जो रियासत है ये किसी ब्राह्मण की रियासत है, ये कांगड़ा की ऑप्शन प्रिंसिपलिटी नहीं है। तो सबसे छोटी रियासत आपकी कुटलैड थी कांगड़ा ग्रुप की, और सबसे बड़ी कांगड़ा थी, और सबसे पहली जो रियासत अलग हुई वो आपकी जसवां थी, ये आप जानते ही होंगे। तो ये 2 रियासतों से वो मर्ज किया हमने ऊना में। और तीसरा जो रीजन ऊना डिस्ट्रिक्ट है ना, जो ऊना डिस्ट्रिक्ट है, इट वाज द पार्ट ऑफ पंजाब, इट वाज द पार्ट ऑफ द बेदी डायनेस्टी ऑफ पंजाब, है ना। अब ये ऊना जो हेडक्वार्टर मैं बता रहा हूँ, जो ऊना हेडक्वार्टर है, ये ऊना हेडक्वार्टर जो है होशियारपुर तहसील का हिस्सा हुआ करता है। जसवां और कुटलैड ये कांगड़ा में थे,
अब भाई बात समझ आ रही है? 66 तक जसवा कुटलैड़ ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का पार्ट थे एंड कांगड़ा वाज अ पार्ट ऑफ द पंजाब, ठीक है। और ये जो उन्ना है, उन्ना वाज द पार्ट ऑफ आल्सो पंजाब बट द डिस्ट्रिक्ट ऑफ होशियारपुर। ये मेरा पॉइंट है ना, बात समझो। देखो जब 1846 में ये सारी रियासतें मर्ज हो गई थी, 1846 में सारी रियासतें मर्ज हो गई थी, जितने भी रियासतें कांगड़ा ग्रुप की थी, और इन सब से बनता है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट 1846 में। अब 1846 से लेकर 1947 तक की अंग्रेजों का डिस्ट्रिक्ट रहा। अब 1948 में इट बिकेम द डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब स्टेट, पंजाब का जिला बनता है कांगड़ा। तो मतलब ये हो रहा है कि कुटलैड़ और जसवा जो है 1846 में ही मर्ज हो चुकी थी, और 1948 से लेकर 1966 में ये दोनों जो रियासतें थी ये पंजाब का एक कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा थी, बट उन्ना इसमें नहीं था। उन्ना वाज द पार्ट ऑफ होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट। आई बात आपको समझ? ये है इसकी कहानी। तो एग्जाम में क्वेश्चन कई बार ये भी आ सकता है कि जो उन्ना जो है वो पंजाब की किस डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा था, तो ये था होशियारपुर की तहसील हुआ करती थी उन्ना। उन्ना वाज द तहसील ऑफ होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट। तो चलिए अब इस बारे में बात करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि पंजाब के दो डिस्ट्रिक्ट लगते हैं, एक तो रोपड़ लगता है, दूसरा मैंने आपको बता दिया होशियारपुर लगता है जी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपने कवर कर लेना। नाउ कम टू द ज्योग्राफी। देखो ज्योग्राफी, क्योंकि उन्ना जो एंटायर डिस्ट्रिक्ट है ना ये पूरा शिवालिक में लाई करता है, तो जाहिर सी बात है ज्योग्राफी में कोई बड़े सवाल यहाँ से नहीं दिखाई देंगे। शिवालिक है, प्लेन है, ना तो पहाड़ी ना तो चोटी, ना तो आपको पासेस दिखाई देंगे, रिवर्स भी कम होगी, लेक्स भी कम होगी, तो जाहिर सी बात है यहाँ से कोई बड़ा सवाल आपको ज्योग्राफी में नहीं दिखाई देगा। ज्योग्राफी वाले क्वेश्चन ज्यादातर जो पूछे जाते हैं या तो मिड हिमालय से पूछे जाते हैं, या तो ग्रेटर हिमालय से या ट्रांस हिमालय से पूछे जाते हैं। उसमें भी जो ज्यादा फोकस होगा ट्रांस हिमालय पे ज्यादा फोकस है, क्योंकि वो नाम किसी को आसानी से याद नहीं रहते, है ना। एग्जाम में क्वेश्चन कौन से आ रहे हैं जो आपको आसान याद ही नहीं रहते, वही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं इन दिनों। तो मतलब ये हो रहा है कि ट्रांस हिमालय वाले क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। शिवालिक की ज्योग्राफी, क्योंकि यहाँ कोई पासेस पीक्स आपको नहीं दिखाई दे रही है, तो यहाँ से कोई बड़े सवाल आपको ज्योग्राफी में नहीं दिखाई देंगे। चलिए तो हम माउंटेन रेंजेस के बारे में बात करते हैं। आपको बताइए कि उन्ना जो है एक माउंटेन, किस माउंटेन रेंज का हिस्सा है, तो ये माउंटेन रेंज का हिस्सा है शिवालिक का, विच इज द लो ऑल्टीट्यूड माउंटेन रेंज ऑफ हिमाचल प्रदेश इज शिवालिक। और सबसे जो कह सकते हैं कि लोएस्ट ऑल्टीट्यूड की जो माउंटेन रेंज हिमाचल प्रदेश की शिवालिक है, तो उन्ना आपका शिवालिक का ही हिस्सा है, आपको मालूम होना चाहिए। उन्ना इज द पार्ट ऑफ द शिवालिक माउंटेन रेंज। चलिए जी, अच्छा उन्ना का जो प्राचीनतम नाम था वो था जसवांतुन, ये भी कवर कर लेना चाहिए। व्हाट इज द नेम ऑफ उन्ना? उन्ना वाज नोन एज जसवांतुन। क्यों? क्योंकि जसवांतुन यहाँ की पहाड़ियों को कहते हैं जी। कल अगर आपको याद होगा तो कल हमने गो थ्रू किया था कि 16 सिंगी धार हमीरपुर के अंदर है, विच इज द लॉन्गेस्ट रेंज ऑफ द हमीरपुर। अब वही आगे उन्ना जा रही है, उसको आगे जाके उन्ना में जसवांतुन कह रहे हैं, है ना। तो ध्यान रखने वाली बात है जी। तो जसवांतुन, अभी ध्यान रखना कि उन्ना जो है पंजाब से सेपरेट हो रहा है, किसके द्वारा? जसवंतुन के द्वारा। ये ध्यान रखने वाली बात, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। जसवंतुन की जो पहाड़ियां है उन्ना को पंजाब से सेपरेट करती है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कवर कर लेना चाहिए। और बाकी सारी देखो धारों के नाम दिए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। उन्ना जिले की पूर्व में जसवंतुन या चिंतपूर्णी धार है, जिसे हमीरपुर जिले में 16 सिंगी धार के नाम से जाना जाता है। ये हमने पहले भी कवर कर लिया है। तो उन्ना में जसवा धार है, और ये धार जो बेसिकली है इसको हमीरपुर में हम कहते हैं 16 सिंगी धार। क्वेश्चन देखो इस तरह से फ्रेजअप होने की संभावना हो सकती है कि जो उन्ना की धार जसवंतुन धार है, इट इज द कॉन्टिन्यूशन ऑफ विच धार ऑफ हमीरपुर? 16 सिंगी धार। तो 16 सिंगी धार का ही एक्सटेंडेड रूप आपको दिखाई देता है, जो कि आपकी जसवंतुन धार है, जो कि आपकी उन्ना डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। ध्यान रखने वाली बात है। तो अच्छा, इसको चिंतपूर्णी वाला जो क्षेत्र आप जानते हैं कि चिंतपूर्णी, जिसे आप जो माता का मंदिर आपका उन्ना के अंदर ही है, तो यहाँ इसको चिंतपूर्णी धार कहते हैं। तो जसवंतुन धार जो है चिंतपूर्णी में चिंतपूर्णी धार हो गई है, हमीरपुर में ये 16 सिंगी धार हो गई है। कॉन्टिन्यूशन आपका एक ही रेंज का है, ये एक ही रेंज है जो कि उन्ना तक जाती है, और उन्ना में ये पंजाब को अलग कर देती है। उन्ना में पहुंचकर ये पंजाब को सेपरेट कर लेती है। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना होगी कि कौन सी जो रेंज है जो कि उन्ना को पंजाब से सेपरेट करती है, उसका नाम है जसवंतुन।
और हाईएस्ट जो पीक है वो है भरवई, इसमें भरवैन लिखा है, गलत है ये, भरवई है, क्योंकि मैं खुद भी यहाँ गया हूँ, मुझे मालूम है ये, तो भरवई है ये एग्जैक्ट प्लेस, इसको आप ठीक करना चाहें ठीक कर, भरवैन नहीं है, भरवई, भरवई चिंतपूर्णी के साथ लगने वाली जगह है, इसके नीचे पंजाब की शुरुआत हो जाती है। सबसे हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड पीक है ये उन्ना की, ये भी ध्यान रखने वाली बात है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो भरवई जो आपकी पीक आती है ये आपकी उन्ना में है, चिंतपूर्णी में है ये, और ये हाईएस्ट पीक आती है उन्ना डिस्ट्रिक्ट की, ये भी आपको कवर कर लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल पड़ेंगे जी, रिवर की तरफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी, उन्ना जो है किन दो नदियों के बीच में बसा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्यास और सतलुज के बीच में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने कवर कर लेना। तो उन्ना इज सिचुएटेड बिटवीन द ब्यास एंड सतलुज, कोई ध्यान रखने वाली बात है। और उन्ना की जो सबसे मेजर रिवर आपकी आती है वो कौन सी है, स्वां रिवर आती है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्वां इज नोन एज द सोरो ऑफ उन्ना, है ना, सोरो ऑफ उन्ना भी इसको कहा जाता है स्वां को, एंड इट्स एंशिएंट नेम इज सोनभद्रा, सोनभद्रा इसका प्राचीनतम नाम है, ये भी आपको कवर कर लेना है। तो उन्ना बसा है ब्यास और सतलुज के बीच में, और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और स्वां जो रिवर आती है इट डिवाइड्स उन्ना almost into the two part, it is known as the sorrow of Unna, and it is known as Sonbhadra in the ancient time, and Swan is a tributary of Satluj, ये भी कवर कर लीजिए आप, है ना। स्वां जो है वो ट्रिब्यूटरी किसकी आ रही है, वो आपकी ट्रिब्यूटरी है सतलुज की, और ये कहाँ है, आनंदपुर साहिब के पास, तो आपको पता है कि ये सतलुज में मर्ज हो जाती है, ये भी आपको कवर कर लेना चाहिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप कवर कर लीजिए। तो चलिए जी, यही ये ज्योग्राफी में इंपॉर्टेंट बातें हैं। बाकी आप देख रहे होंगे यहाँ पासिस नहीं, या पीक्स नहीं, या रिवर्स नहीं, रिवर्स तो है, लेक्स नहीं, क्योंकि ये लो ऑल्टीट्यूड डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश का। ओवर टू द हिस्ट्री। सो हिस्ट्री देयर इज, जैसे मैंने शुरू में आपको बताया था कि इसमें जसवा और कुटलैड, ये कांगड़ा गुट की प्रिंसिपैलिटी थी, इन दोनों प्रिंसिपैलिटी को मर्ज करके उन्ना डिस्ट्रिक्ट का फॉर्मेशन हुआ। तो ध्यान रखने वाली बात है, जसवा और कुटलैड कौन सी रियासतें कांगड़ा गुट की है जिससे उन्ना फॉर्म हुआ, जसवा और कुटलैड दो आपकी रियासतें होंगी जिससे कि जिससे कि उन्ना डिस्ट्रिक्ट फॉर्म होता है। जसवा आपको पता है कि कांगड़ा की सबसे पहली प्रिंसिपैलिटी है जो कि उससे अलग होती है, 1170 AD में अलग होती है, पूर्व चंद की ये रियासत है। तो पहली प्रिंसिपैलिटी जो कि कांगड़ा की ऑफशूट है वो है आपकी जसवा, जसवा प्रेजेंट टाइम में ऊना डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, और दूसरी आपकी कुटलैड है। कुटलैहड़ जो आपकी प्रिंसिपैलिटी है जी, ये सबसे स्मॉलेस्ट प्रिंसिपैलिटी है, भी ध्यान रखने वाली बात है, कांगड़ा ग्रुप की सबसे स्मॉलेस्ट जो प्रिंसिपैलिटी आपकी कुटलैहड़। तो कुल मिलाकर दो रियासतें, दोनों ही रियासतें आपकी है, जसवा और कुटलैहड़ को मर्ज करके ऊना डिस्ट्रिक्ट का फॉर्मेशन हुआ, ध्यान रखने वाली बात होगी। ठीक है जी, चलिए चलिए, यहाँ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का जिक्र आ रहा है तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, एंड इट्स अ क्रॉस चेक कि आप पढ़ते हैं या नहीं। मुझे आप बताइए कि कांगड़ा प्रिंसिपैलिटी की ऑफशूट प्रिंसिपैलिटी कौन कौन सी है, कौन सी रियासतें हैं जो मुख्य कांगड़ा रियासत से अलग हुई है। और ये जो आप मुझे बताएंगे इसको सीक्वेंस में बताएंगे, राइट ऑर्डर आपको बताना है मुझे, पहले कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, और सबसे आखिरी में कौन। चलिए, और ये सवाल मैं ज्यादा पूछूंगा जो लोग काफी टाइम से तैयारी में, जो यंगस्टर है बिल्कुल अभी, जो बिगनर है उनसे तो नहीं, जो ओल्ड गार्ड है वो आंसर करेंगे। बोले रमा, सीक्वेंस, बस सीक्वेंस, पहले कौन दूसरा कौन, सीक्वेंस। हाँ हाँ, मिताली थोड़ा जोर से। गुलेर, यस, जो लाइव क्लास में प्लीज आप आंसर करें, आंसर करें प्लीज, आप लाइव क्लास वाले आंसर करेंगे। शाबाश। देखो सबसे पहले जो रियासत है ना जो कांगड़ा से अलग होती है, सुन लो, अब तो आपने जवाब दिया नहीं, तो वो रियासत है जसवा। 1170 AD में जसवा अलग होती है, पूर्व चंद की रियासत है। तो पहली जो ऑफशूट प्रिंसिपैलिटी है दैट इज जसवा। अब सेकंड जो प्रिंसिपैलिटी जो ऑफशूट है वो है आपकी गुलेर, 1405 उसकी डेट है। हरिचंद फर्स्ट उसके फाउंडर है, हरिचंद फर्स्ट उसके फाउंडर है। तो गुलेर प्रिंसिपैलिटी 1405 में अलग होती है,
अब उसके बाद गुलेर की ऑफशूट बनती है अगली रियासत, उसका नाम सिब्बा। 1450 में, 1450 में शिवराम चंद उसकी फाउंडेशन रखते हैं। 1450 में गुलेर की ऑफशूट कौन सी बनती है? सिब्बा प्रिंसिपैलिटी बनती है। अब इसके 100 साल के बाद एक और प्रिंसिपैलिटी अलग होती है बस, उसका नाम कौन सा? दतारपुर। ठीक है, तो उसका एस्टेब्लिशमेंट किसने किया? दतार चंद ने 1550 में करते हैं। इतनी सी तो बातें थी जो बतानी थी आपने मुझे। चलिए जी, सो वापिस हम आ जाते हैं। अब जसवा रियासत से आपको क्या पढ़ना, कैसे पढ़ना, किस तरह से क्वेश्चन यहाँ से पूछने की संभावना होगी, तो ये मैंने आपको पहले बता ही चुका हूँ कि जो जसवा प्रिंसिपैलिटी थी, इट वाज अर्ली द पार्ट ऑफ द कांगड़ा प्रिंसिपैलिटी। इट सेपरेटेड फ्रॉम कांगड़ा 1170 and it was established by Purab Chand, who was also the ancestor of Katoch dynasty। तो कटोच वंशी और राजा की रियासत है ये। 1170 में ये रियासत अलग होती है कांगड़ा ग्रुप से। जसवा रियासत की फाउंडेशन करने वाले का नाम है पूरब चंद। 1170 में इस रियासत की स्थापना होती है। कांगड़ा ग्रुप से ये पहली रियासत है जो अलग होती है। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट आपको याद रखना होगा वो है इसकी कैपिटल कहाँ है। तो कैपिटल इसकी राजपुर में है जी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जसवा की कैपिटल कहाँ? राजपुर में। और ये राजपुर जो जगह है ये अंब के पास है, ये भी आपको पता होना चाहिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखो मैं शुरू में आपको बता ही चुका हूँ कि जसवा जो है ये पहली प्रिंसिपैलिटी है जो कि कांगड़ा से अलग हुई है, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। आगे चल पड़ेंगे हम लोग। अब देख रहे होंगे स्क्रीन पे। अब नीचे हम आएंगे। अब देखो क्या है तरीका कि ये प्रिंसिपैलिटी कोई बड़ी रियासत नहीं है, तो थोड़ाई का स्टेटस था इसका आमतौर पर। तो इस तरह की रियासतों से ज्यादातर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। फाउंडर के नाम आपको मालूम होने चाहिए और कैपिटल आपको मालूम होनी चाहिए। बाकी राजाओं के नाम वाले क्वेश्चन आमतौर पर इस तरह यहाँ से पूछने की संभावना नहीं होती है, तो इसको बाकी हिस्सा आप छोड़ सकते हैं। बाकी कुछ आपको यहाँ से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो अब सीधा मैं कुटलैट की तरफ आ जाऊंगा। कुटलैट जो प्रिंसिपैलिटी आप देख रहे होंगे आपकी स्क्रीन पे ही है। चलिए मैं यहाँ से ना एक सवाल आपसे फिर पूछ लेता हूँ, अगर आपको याद होगा। हमने शिमला भी कवर कर लिया है ना। चलिए, कुटलैहड़ प्रिंसिपैलिटी की ऑफशूट दो प्रिंसिपैलिटी है, दो ठुकराइयों शिमला हिल स्टेट में एस्टेब्लिश हुई थी। कुटलैहड़ रियासत से अलग होकर दो ठुकराइयों की शुरुआत आपकी शिमला हिल स्टेट में होती है। उन ठुकराइयों का नाम कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार आया है। जब हम शिमला डिस्ट्रिक्ट पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बहुत जोर देके बताया था कि क्वेश्चन एग्जाम में रहता है। यस यस प्लीज। सर कोटी और भज्जी। कोटी और भजी। सर कोटी और भज्जी। राइट आंसर, कोटी और भजी। तो कोटी और भजी की जो रियासतें हैं, आप जानते हैं कि कोटी प्रेजेंट टाइम का सुन्नी है, सॉरी बल्दियां मुशोगरा वाला रीजन आता है, और भजी आपका सुन्नी तहसील हो गई है। ये दोनों जो प्रिंसिपैलिटी है ये आपकी कहां से अलग हुई है? कुटलैहड़ से अलग हो जाती है जी। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए जी, अब ये जो कुटलैहड़ प्रिंसिपल, ध्यान रखना ये कांगड़ा की ऑफशूट नहीं है। ये कांगड़ा की ऑफशूट नहीं है। अगर आपको एग्जाम में कभी क्वेश्चन पूछा जाए इसमें से कौन सी कांगड़ा की ऑफशूट प्रिंसिपैलिटी है, तो कुटलैहड़ नहीं होगा। जसवा होगी, कुटलैहड़ नहीं होगी, गुलेर भी होगी, है ना, पर जसवा उसमें, कुटलैहड़ इसमें से नहीं होगी। चलिए तो शुरुआत करते हैं जी। अब ये, हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कांगड़ा ग्रुप की सबसे छोटी प्रिंसिपैलिटी कौन है? कुटलैहड़। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप कवर कर लीजिए। अब इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट इस रियासत की, जसपाल है इसका फाउंडर। एग्जैक्टली आपको मालूम होना, इट वाज एस्टेब्लिश बाय जसपाल और एक ब्राह्मण। क्योंकि आमतौर पे जो मेडिवल हिस्ट्री में रूल है वो किसने किया है? राजपूतों ने रूल किया है। वैसे बहुत कम मौके आपको दिखाई देते हैं कि किसी ब्राह्मण ने किसी रियासत की शुरुआत की हो। तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो रियासत है किसी ब्राह्मण के द्वारा इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ, उसका नाम था जसपाल। ग्रेट। और उसकी राजधानी, उसने राजधानी कहाँ एस्टेब्लिश की? कोट केलूर। देखो कंफ्यूजन आपको हो सकता है, कोट केलूर, केलूर की भी राजधानी रही है, तो दो अलग अलग जगहें हैं, ध्यान रखने वाली बात है। तो यहाँ कुटलैहड़ की जो राजधानी थी, कैपिटल थी, वो कोट केलूर रही। ये आपको बिल्कुल क्लियर कर लेना चाहिए। देखो यही ये पॉइंट है जो इससे पहले मैं आपसे पूछे जा था। जसपाल के पुत्र और पोते ने भजी और कोटी रियासतों की स्थापना की। तो बहुत बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना हो सकती है कि कुटलैहड़ की ऑफशूट कौन सी प्रिंसिपैलिटी है? भजी और कोटी है। ये प्रिंसिपैलिटी कहाँ है? तो शिमला हिल स्टेट में।
उनको एस्टेब्लिशमेंट किया गया। चांद और चिड़ू इसके फाउंडर थे, चांद और चिड़ू, है ना। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आपने कवर कर लेना। बाकी कुछ खास अब है नहीं यहाँ। हम नीचे आएंगे, आप लास्ट सेंटेंस देखेंगे इसमें, बेदी सुजान सिंह ने उन्ना शहर को 1848 में पूर्णो बेदी के शासन के अधीन लाया। ये छोड़ दीजिए आप इसको गुजरते। अब सीधा मैं नीचे आ जाता हूँ जहाँ जिले की स्थापना है, 4th पॉइंट। इससे ऊपर वाला पॉइंट हम बाद में पढ़ेंगे ताकि हमें सीक्वेंस समझ आए। जिले की स्थापना वाला पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट हो रहा है। वर्तमान जो उन्ना जिला है 1966 से पूर्व पंजाब की होशियार तहसील जिले की तहसील थी, मैं पहले ही बता चुका हूँ। 66 में जो उन्ना जब मर्ज हुआ, उससे पहले ये होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट की तहसील हुआ करती थी। तो उन्ना को होशियारपुर से लेकर उसको हिमाचल प्रदेश में मर्ज कर दिया गया और उसके बाद उन्ना तहसील बनता है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की 1966 में। उन्ना इससे पहले तहसील हुआ करता था होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट की, क्योंकि तब पंजाब का हिस्सा हुआ करता था। बहुत इंपॉर्टेंट है, कवर कर ले आप। तो चलिए आगे भी आप देखेंगे 1966 से 1972 तक उन्ना जो है वो कांगड़ा का ही पार्ट रहा, इट वाज तहसील। और आप जानते हैं कि 1 सितंबर 1972 को उन्ना को डिस्ट्रिक्ट के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया। ना, ये पहले कवर हो चुका है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, जिस पॉइंट के लिए हमें नीचे आना पड़ा, वो है उन्ना शहर की नींव किसने रखी? बाबा कालाधारी ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उन्ना जो आपका सिटी है, जो शहर है, इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय बाबा कलाधारी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और उन्ना में किसका शासन हुआ करता था? बेदी डायनेस्टी का। बाकी कुछ और आपको यहाँ से कवर करने की जरूरत नहीं। बेदी में जो उन्ना में जो शासन था वो बेदी डायनेस्टी यहाँ रूल हुआ करता था। इट वाज अ पार्ट ऑफ द होशियारपुर तहसील बिफोर मर्ज इन हिमाचल प्रदेश इनटू 1966 एंड 1 सितंबर 1972 इट बिकेम डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। आई थिंक आपको समझ आ गया उन्ना की हिस्ट्री क्या है ना? क्लियर हो गई। नाउ कम टू स्वतंत्रता संग्राम, फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए एक सवाल पूछता हूं मैं। कल हमने हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट किया। कल मैंने एक सवाल आपको बताया था कि जब महात्मा गांधी की डेथ हुई उसके बाद हमीरपुर की किसी स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हो गई। ये समाचार सुनो, उनका नाम बता दो। शाबाश। कितना पढ़ते जरा देखते हैं। मैंने आपको बताया था जब महात्मा गांधी की डेथ हुई 1948 में, उस सूचना मिली, उस शौक से उनकी डेथ हो गई। कौन है वो? तो कुछ भी चल रहा है ना, अंधेरे में तीर कहीं भी लग जाए, क्या पता लगी जाए। इंद्रपाल इज राइट आंसर। इंद्रपाल इज राइट आंसर। इंद्रपाल जो है ना वो क्रांतिकारी बने, वो इंस्पिरेशन उनको कहाँ से मिलता है? भगत सिंह और यशपाल से। हाँ जी, हाँ जी। चलिए तो अब हम उन्ना डिस्ट्रिक्ट में बात करते हैं स्वतंत्रता संग्राम को लेकर। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावना है जी। अब 1857 का रिवोल्ट यहाँ भी हुआ। आप जानते ही हैं, ये कोई सवाल एग्जाम में नहीं आएगा। और सबसे पहले जो स्वतंत्रता सेनानी यहाँ के हैं उनका नाम है बाबा लक्ष्मण दास। ये कवर कर लेना जी आपने। बाबा लक्ष्मण दास इनका नाम था। आर्य लिखते होंगे, अपने नाम के साथ सुफिक्स लगाते होंगे। इसे बहुत लोग आज भी आर्य लगाते हैं जी, है ना। तो ये बाबा लक्ष्मण दास आर्य है। 1905 में इन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में एंट्री की। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कवर कर लेना। तो ये सवाल एग्जाम में इस तरह से पूछने की संभावना हो सकती है कि बाबा लक्ष्मण दास जो है, जो कि स्वतंत्रता सेनानी है, इस जिले से संबंधित है उन्ना। ठीक है। तो फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में इन्होंने कब पार्टिसिपेट किया? 1905 में ये पार्टिसिपेट करते हैं। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने कवर कर लेना। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इन्हीं के एक बेटे हैं, वो भी स्वतंत्रता सेनानी है। इनका नाम है सत्यप्रकाश बागी। लिखा हुआ है जी हाँ, सत्यप्रकाश बागी। ये भी आपको कवर कर लेना चाहिए। इससे पहले चलो हम ये पूरा बाबा लक्ष्मण दास का पूरा किस्सा कवर कर लेते हैं। और 1908 में इनको अरेस्ट करके इनको लाहौर जेल भेजा गया। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना होगी। तो 1905 में इन्होंने पार्टिसिपेट किया और इनको अरेस्ट कब किया? 1908 में। और इनको किस जेल में रखा गया? लाहौर जेल में। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको कवर कर लेना चाहिए।
और इनके जो बेटे का नाम है बाबा सत्य प्रकाश बागी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। और इसके अलावा महाशय तीरथ राम ऑयल गोपीचंद भार्गव ऊना जिला के स्वतंत्रता सेनानी थे। ये सारे नाम आपको कवर कर लेने चाहिए, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना होगी। बाबा लक्ष्मण दास पहले स्वतंत्रता सेनानी है, 1905 में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। उनके बेटे का नाम सत्य प्रकाश बागी है, ये उनके बेटे हैं। और महाशय तीरथ राम ऑयल जो है ये भी स्वतंत्रता सेनानी है। ये ऑयल से बिलोंग करते हैं, क्योंकि ऑयल जो है ना ये जगह है वहां की ऊना की, इसलिए अपने नाम के साथ उनका ऑयल हो गया, है ना। तो ये महाशय तीर्थराम ऑयल, गांव का नाम भी साथ लेके जोड़ रहे हैं ना। बहुत बड़ी हिम्मत होती है ना, आप भी कर सकते हैं ऐसा, अपने गांव का नाम आपके नाम से जुड़ जाए। गांव का नाम है ऑयल। तो तीर्थराम जो ऑयल है, ऑयल इज प्लेस। गोपीचंद भार्गव ये भी ऊना के स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है जी, यहाँ से इसको भी आप कवर कर लीजिए। चलिए तो हम आगे चल पड़ेंगे। बाकी सारे आंदोलन जितने भी होते रहे, इनका मतलब जितने भी महात्मा गांधी के सारे मूवमेंट है, सब में मैंने पार्टिसिपेट किया है। देखो वो वही है ना युगल की, अगर कुछ इन्फॉर्मेशन है तो, अब इनके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन है कि बस ये स्वतंत्रता सेनानी है, वही है। बाकी कुछ अगर हाँ अगर इनके बारे में स्पेसिफिकेशन कहीं हो तो पता चलता है, तो ऐसा कुछ है। अब यहाँ डिस्ट्रिक्ट आप देखेंगे हमने पहले ही कवर कर लिया। ऊना के बारे में हम कवर करेंगे, ऊना मेले के बारे में हम कवर करेंगे। मेले हालांकि हम कल्चर वाला पार्ट गो थ्रू करेंगे तो बहुत उसको एक्सटेंसिवली पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ बहुत कम इन्फॉर्मेशन है फेज और फेस्टिवल को लेकर, लेकिन जितनी इन्फॉर्मेशन है उतनी इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट आप वो तो अभी कवर कर ही लीजिए। तो आप देख सकते हैं कि चिंतपूर्णी मेला, इस मेले के बारे में मुझे थोड़ा सा बताइए आप, चिंतपूर्णी माता के मेले के बारे में। चिंतपूर्णी माता का जो मंदिर है, क्या ये शक्तिपीठ है हिमाचल प्रदेश में? ठीक है। आपको मालूम होगा चिंतपूर्णी मेले को माता दा मेला भी कहते हैं ना, माता दा मेला, ये क्वेश्चन आया एग्जाम में। माता दा मेला इज विच फेयर ऑफ हिमाचल प्रदेश? चिंतपूर्णी माता का मेला है ये, माता दा मेला। और आपको पता है कि पंजाब से बहुत बहुत श्रद्धालु आते हैं, बहुत ट्रैफिक रहता है पंजाब की तरफ से। हाँ, माता दा मेला कौन सा फेयर हो गया? चिंतपूर्णी फेयर है हिमाचल प्रदेश का। अभी यहाँ जो मेले हैं बसौली में पीर निगाह मेला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी, ये बहुत बार एग्जाम में सवाल पूछा गया है, पीर निगाह मेला कहाँ लगता है? बसौली में। एक बार ये भी सवाल पूछा गया था, पीर निगाह मेला कब लगता है? एवरी गुरुवार को, एवरी थर्सडे को। ये बेसिकली भंडारे लगते हैं ना, आपको पता है गुरुओं के, तो ये एवरी थर्सडे को लगता है जी। पीर निगाह जो मेला है जो कि बसौली में लगता है एवरी थर्सडे, है ना, प्रत्येक गुरुवार लगने वाला मेला होता है। नेक्स्ट आप देखेंगे मैडी में बाबा बड़भाग सिंह मेला है जी, ये भी बहुत फेमस मेला वहाँ का है, इसको भी आपने कवर कर लेना। हालांकि बहुत मेले हैं वहाँ के, वो भी हम यहाँ कवर नहीं करेंगे। सिर्फ जैसे पिपलू मेला भी हो गया, प्रकाश उत्सव भी ऊना में लगता है, होला मोहल्ला भी ऊना में लगता है, बहुत मेले हैं। लेकिन जब हम कल्चर में आएंगे तो हमें सारे के सारे मेले हम जरूर कवर करेंगे। चलिए आगे बात करते हैं जी इकोनॉमी की। इकोनॉमी से यहाँ कंपैरेटिवली ज्यादातर प्रश्न पूछे जा रहे हैं ऊना डिस्ट्रिक्ट से, तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना पूरी होगी। जैसे सीड बीज संवर्धन फार्म यहाँ है ना, ये देख लेना आपने जी। पेखुवेला, ये प्लेसेस का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले कुछ एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पेखुवेला में क्या है? एक बीज संवर्धन फार्म है जो कि आपका पकुवेला के अंदर आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। और बाकी आप देखेंगे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की बात भी करेंगे तो यहाँ काफी फेमस है ये, जैसे सिट्रिक फ्रूट्स। चलिए एक सवाल आपसे पूछता हूँ मैं, सिट्रिक फ्रूट के प्रोडक्शन में कौन सा डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश का नंबर 1 है? बताइए। सिट्रिक फ्रूट्स का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है हिमाचल प्रदेश में? सिट्रिक फ्रूट्स का मतलब समझते हैं ना आप, ये जो संतरे नींबू टाइप के होता है। हाँ जी, कौन बताओ, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? कांगड़ा, कांगड़ा जिला। अब देखो सरकार ने अंजोली में एक पोल्ट्री फार्म खोला, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन था जी। ऊना में पोल्ट्री फार्म किस जगह पे है, कौन से प्लेस पे है? अंजोली, कवर कर लेना उसको आपने। और इसके अलावा ये दुग्ध अभिशीतन केंद्र भी है, ये मिल्क जो चिलिंग सेंटर्स हैं
ये आपकी जलेरा है, बंगाणा है, आपके पुबोवाल है, ये भी कवर कर लीजिए, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना है। और उन्ना का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया कौन सा? महतपुर। महतपुर। कई बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि उन्ना का सबसे बड़ा गांव कौन सा है? देला। देला। देला जो है उन्ना का सबसे बड़ा गांव है, और उन्ना का सबसे बड़ा जो इंडस्ट्रियल एरिया है दैट इज महतपुर। देला, देहला, जो कि उन्ना का सबसे बड़ा में गांव है, वो आप देख सकते हैं। तो ये भी आप कवर कर लीजिए। चाहे देहला, उसको लिख दिया है मैंने। देहला जो है सबसे बड़ा गांव है, ये उन्ना का सबसे बड़ा गांव। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि सबसे बड़ा जो इंडस्ट्रियल हब आपका आता है वो आपका है कौन सा? महतपुर आता है। चलिए, ऐसा ही क्वेश्चन किन्नौर से भी बनता है। किन्नौर का सबसे बड़ा गांव कौन सा है? किन्नौर में आता है, तो मुझे आज ही पता चला। तो मुझे आज ही पता चल रहा है कि किन्नौर में सबसे बड़ा गांव कौन सा है किन्नौर का? बाबा सर। मैं आपकी क्लास आज सुन रहा था हिस्ट्री वाली, तो मैडम ने बताया था स्वामी विवेकानंद का एक कोट है, उठो जागो तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य न मिल जाए। मैडम ने तो संस्कृत में समझाया था, सुबह सुन रहा था, हिंदी में बताया था। हिंदी में मैं सोच रहा था कि हिंदी में मैं बता दूं उसको। तो ये पढ़ो आप रोज, तभी होगा ना, मतलब नहीं तो किन्नौर का गांव ही नहीं पता चल रहा सबसे बड़ा गांव कौन सा। यस, कौन आंसर कर रहा है लाइव क्लास में? बाबा सर। भावा। भावा नगर जो है सबसे बड़ा गांव है किन्नौर का। क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आता है, हमने पढ़ा है क्लास में। चलिए जी, उन्ना नंगल रेलवे लाइन जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये उन्ना जो रेलवे, उन्ना नंगल रेल लाइन है 1991 में ये इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ। तो रेलवे कौन सा? ऐसा कोई सवाल है नहीं। सबसे बड़ा गांव कौन सा है?